हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री गंगा क्लास आगरा। श्री गंगा क्लास आगरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स का मैराथन करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड का करवाया जाएगा। और हम संख्या टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे आपका बेस ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या संख्या होती क्या है? जैसे आप किसी की गणना करते हो, किसी वस्तु की गणना करते हो, उसी को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास कितने पेन हैं? 5, 20, 25, 30। जो आप बता रहे हो 25 या 30, तो उसका क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्यांक क्या होता है? जो अंक संख्या बनाने काम में आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जो हमारे 0 से लेकर 9 तक चलते हैं। अगला, वास्तविक मान या अंकित मान। वास्तविक मान वह होता है जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा सेम रहता है, समान रहेगा। जैसे 386 में 3 का मान 3 और 8 का मान 8 और 6 का मान 6 है, तो ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये 3 का मान 3 और 8 का मान 8 और 6 का मान 6 है। चलिए अगला, स्थानीय मान। किसी अंक का वह मान जो स्थान के साथ साथ बदलता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं 2 का स्थानीय मान 20 और 200 है, क्योंकि 2 एक बार तो ढाई के अंक पे और दूसरी बार सैकड़ा के अंक पे। तो ढाई के अंक पे होगा तो 10 से गुणा कर देंगे, अगर सैकड़ा के अंक पे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 और 200 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के प्रमुख प्रकार। संख्याओं के प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जो जिसमें 0 को हम सम्मिलित नहीं करते। पूर्ण संख्याओं में से हम अगर 0 को हटा दें तो वो प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी, जो हमारी चलती हैं 1 से लेके अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। अगला, सम संख्याएं। सम संख्याएं वह होती हैं जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्याएं, जिन प्राकृतिक संख्याओं में 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता है, वो होती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5। अगर हम 5 को 2 से भाग दें तो क्या ये पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। ये आएगा 2.5, जो कि पूरा नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दें तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती हैं। जैसे इसमें माइनस वाले जो भी वो है नंबर, उसको और जोड़ देते हैं। पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे आपका 5/10, ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर आप पूछे 3 क्या है, तो 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को अगर 1 से भाग दें तो 3 हमारा पी की जगह आएगा और 1 क्यू की जगह आएगा, और जहाँ हमारा क्यू 0 नहीं है वह है 1। तो हम कह सकते हैं कि 3 हमारा परिमेय संख्या है। जैसे आगे आपको उदाहरण भी दे रखे हैं, 2/3, 2/7 और 3/4। आगे, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √1, √5, √2 और √3। ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में
ये सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी आ जाती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सब आती हैं इसमें। अगला है जैसे ये √5, 3/4, 1/2, जैसे भाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 9, 16, 25, 20, इस तरह से। अगला है अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जो खुद से और एक से भागो होती हैं उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद से डिवाइड होती हैं बस। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 क्रमागत संख्याएं, एक क्रम में जो लगातार संख्याएं आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 13, 14, 15, ये क्या है, हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। अगला अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, ये जो संख्या होती है वो उस जो दी गई संख्या उसके ठीक बाद आती है, उसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला 5, तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 5 + 1, 6। जी, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती संख्या है, किसी संख्या के ठीक पूर्व जो संख्या आएगी उसे क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 328 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 327। इसमें क्या करते हैं, हम 1 घटा देते हैं। जैसे 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 3 होगी। जी, अच्छा। अगला जैसे ये उदाहरण दे रखा है, इसमें देखते हैं 763 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का। तो पहले हमने 763 की अनुवर्ती निकाल ली, जिसमें हम 763 में एक जोड़ देंगे तो 764 आएगा, और 763 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम 763 में से एक घटाएंगे, 762 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन्हें माइनस करने पर 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम गुणांक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणन के समरक नियम, अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जो पूर्ण नंबर हैं, पूर्ण संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वह पूर्ण ही आएगा। अगला है गुणा का क्रम विनिमय नियम, अगर हम उनका क्रम बदल दें, जैसे कि 6 गुणा 5 को हम 5 गुणा 6 लिख दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला है शून्य का गुणा नियम, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे आप 7 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, -8 को शून्य से गुणा कर रहे हैं तो भी शून्य ही आएगा, कोई भी नंबर हो शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आएगा। जैसे गुणा का साहचर्य नियम, जैसे कोई 3 आपने संख्या ले ली, उनमें से आप 2 संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में किसी और से करते हैं, फिर उनका क्रम बदल के पहले 2 को कर देते हैं, फिर तीसरी से गुणा कर देते हैं, तो आपका उत्तर हमेशा समान ही आएगा। जो जैसा क्रम विनिमय का नियम था ना, उसी तरह से है। जैसे आपने 3 और 5 को गुणा किया तो 15 आया, और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ऐसे ही आप 5 और 4 को गुणा करेंगे पहले तो 20 आएगा, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 60 ही आएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। गुणन संक्रिया के योग पर वितरण नियम, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई एक नंबर है उसको हम टुकड़ों में तोड़ के उसे गुणा कर देते हैं, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। इसको हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि a गुणा b + c, तो पहले हम a को b से गुणा करेंगे और फिर a को c से करेंगे, तो इस तरह से हम गुणा को कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा करना है हमें 7 से, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक बचेगा 3, एक बचेगा 4, तो 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 से कर देंगे 8 आ जाएगा, और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा आंसर।
जैसे आपको करना है 2 का गुणा 11 से, तो इसमें 2 का गुणा 10 से कर देंगे तो 20 आएगा, और 2 का गुणा 1 से कर देंगे 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 22 आएगा। तो वैसे भी आप गुणा करते 11 से तो भी 22 आता है, और इस तरह से भी 22 ही आएगा। ये जो गुणा के नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग के नियम। योग का समवर्ग नियम, जैसे आप दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण ही संख्या आएगी। जैसे 2 और 3 को जोड़ा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। 5 भी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है जी। आगे बढ़ते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम। योग में भी ऐसे ही होता है, चाहे आप 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े तो आएगा तो 5 ही। जैसे यहाँ दिया है 3 और 4, 3 में अगर 4 जोड़े या 4 में 3 जोड़े तो आएगा 7 ही आपका। आगे बढ़ते हैं। इससे जो पिछली बार क्वेश्चन आया था सेकंड सेमेस्टर 26 तारीख को, इससे आया था योग का तस्मक अवयव। जब हम किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वो संख्या दोबारा लौट कर आ जाती है। तो जैसे हमसे पूछा जाता है कि 5 का तस्मक अवयव क्या है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, जैसे अगर 5 में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, या 0 में 5 जोड़ें तो क्या आएगा, 5 आएगा। योग का साचार्य नियम। योग में भी जो गुणा करते थे पहले, वो साचार्य नियम से गुणा में यूज किया था, उसी तरह से ये भी पहले 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 और 3 7 होगा, और इसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, और 7 और 2 9 आएगा। ये तो ये दोनों ही बराबर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना, शायद ये पेपर में इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए। एक सब्जी विक्रेता के पास 10 क्विंटल आलू है, उसमें 2.5 क्विंटल आलू बेच दिए तथा 40 किलो आलू सड़ जाने का फेंक दिए। सब्जी विक्रेता के पास कितने आलू शेष बचे हैं। तो आप जानते हैं कि 10 क्विंटल, 1 क्विंटल कितने का होता है, 100 केजी का, और 100 केजी तो 10 क्विंटल कितना हो गया, 1000 केजी। अब 1000 केजी में से 1 क्विंटल में 1000 होता है, 10 क्विंटल थे, उसके पास 1000 किलो थे आलू, उसमें से 40 किलो सड़ गए और 25 किलो बेच दिए। तो उसके पास कितने बचे, इसमें से 1000 में से 250 किलो सड़ गए और 40 किलो बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे, 1000 में से 290 घटाएं कितना आएगा, 710 किलो। अगला जो पिछले क्वेश्चन था एक, जैसे 3666 को 999 से गुणा करेंगे, तो हम सीधा क्या करते हैं, इसमें 1000 से गुणा करते हैं और उसमें से 3666 घटा लेंगे, तो वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा जी। जैसे 3666 को 9999 से गुणा कर दो, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया तो 3 जीरो आ गई, इसमें 3666 को घटा दिया तो आपका उत्तर आ गया 3600, 3662334। अगला जो क्वेश्चन था आपका, यदि एक केले का मूल्य 70 पैसे है या 0.70 रुपया है तो 5 दर्जन केले का मूल्य होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, 5 दर्जन में कितने केले, 60 केले, एक केले का मूल्य 70 पैसे, तो 60 केले का मूल्य कितना होगा, 60 को गुणा करेंगे 70 0.70 से, तो क्या आएगा, 42 केले। एक और क्वेश्चन था पिछला, एक कार्टून में चौक के 100 डब्बे आते हैं तो 9 कार्टून में कितने डब्बे आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, और जो कि कभी कभी आपसे हड़बड़ाहट में गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से करना है। एक कार्टून में 100 डब्बे आते हैं और 9 कार्टून में कितने आएंगे, तो 9 का गुणा कर देंगे 100 से तो क्या आएंगे, 900 डब्बों की संख्या होगी। ठीक है, आगे आगे हम चिन्हों को समझेंगे जिससे कि हमें बोर्ड मार्क्स करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे हम प्लस इंटू प्लस होता है तो उसका आंसर क्या आता है, प्लस, और माइनस इंटू प्लस होता है तो इसका क्या आता है, माइनस, और प्लस माइनस का माइनस आता है, और माइनस माइनस का क्या आता है, प्लस आता है। जैसे 2 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब अगला देखते हैं, 3 का गुणा -4 से करते हैं
तो क्या आएगा -12 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है, और एक इसमें -4 प्लस का है और -4 है और 3 प्लस का है, तो क्या आएगा -12। अगला जैसे -4 और -2 का गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा, 8 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और -5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से प्लस से करते हैं तो माइनस का आता है। अब जोड़ने पर देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि -5 और -10, तो माइनस के प्लस के 15 लिख देते हैं लोग, वो गलत हो जाता है। जैसे इसे देखते हैं, 3 को जोड़ेंगे 5 से, 3 को जोड़ा 2 से तो कितना आया 5, 5 को जोड़ेंगे -4 से तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो 5 - 4 कितना आया 1। आगे बढ़ेंगे, जैसे -3 को जोड़ेंगे 21 से, तो ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होता है उसमें छोटे वाले को घटा लेते हैं, और जो बड़े वाले का साइन होता है वही आपके उत्तर का साइन आएगा। जैसे 21 में से 3 गए, इनका डिफरेंस कितना है 18, 18, और बड़े वाले का साइन कैसा है प्लस का, तो प्लस के 18 आएगा उत्तर। और ये यहाँ -6 और प्लस -5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 और -5, ये माइनस का 11 आएगा, ना कि प्लस का 11, क्योंकि जो माइनस माइनस होता है वो नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन आएगा माइनस का। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये लगभग इसमें काफ़ी सब कुछ आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, जैसे कि आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से हो जाए। 222 में से 1/3 का 42, 56 - 8/9 प्लस 108। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 कितने हो गए 70। अब ब्रैकेट के आगे ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा नीचे, तो 56 - 17 ऐसे सॉल्व करते चले लेते हैं। जो अंदर की जो सबसे पहले ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं, फिर बाहर निकलते चलते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 56 - 17 कितने हो गए 39, तो 42 में 39 को जोड़ देंगे, और जैसे का जैसा वो चल रहा है 108 इधर और ये 1/3 ये 222 इधर, तो ये चलता रहेगा। अब जो अंदर की ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, 42 और 39 कितने हो गए आपके 81। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम कि जो का वो साइन होता है, ये पहले सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व होता है, तो 3 से काटेंगे 81 को 27 बार जाएगा, तो ये 27 आ गया आपका यहाँ पर, और ये 108 यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो 100 ये 27 और 108 कितने हो जाएंगे 135, और 222 में से 135 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 87, 87, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यह बोर्ड मास का फॉर्मूला, जैसे ये पूरा है वी बोर्ड मास करके, पहले होती है जो सीट्स पे होती है ना ऊपर ब्रैकेट ऊपर लगती है नंबर्स के, वो वाली लाइन रेखा है, उसके बाद ब्रैकेट जो भी होगी वो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद का साइन होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर तब जाके एंड में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसका वो डायरेक्शन चेंज कर दी, या फिर मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व कर दिया या डिवीजन को बाद में कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। तो इसको करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर बार लगता है, तो वो वाली रेखा को बता दिया है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे ये 6 - 1 है, तो ये पहले वाले साइन को काउंट नहीं करेंगे, जो ब्रैकेट के इसके बार के नीचे नीचे है ना इसको करेंगे, तो ये आएगा 5। अब आगे करेंगे तो ये 6 में से 5 यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे देखेंगे तो ये कितना बचेगा 1, 1 का गुणा हम 8 से करेंगे तो ये आएगा 8, और 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, ये 25 - 5 होगा, तो ये कितना आएगा 20 आएगा आपका आंसर, ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भिन्न क्या होती है इसे कैसे समझा जाए। जैसे आपने पहले रेशनल नंबर पढ़ा था कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, तो जो पी वाई क्यू की फॉर्म में आपने जो नंबर लिखा था, जो नंबर बना पी वाई क्यू की फॉर्म में, उसी को क्या कहेंगे भिन्न कहते हैं। भिन्न में क्या होता है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, जैसे 1/3, तो 1/3 में 1 क्या है आपका अंश है, और 3 क्या है आपका हर।
आगे बढ़ते हैं। 5/7 में आपका क्या है, 5 अंश है और 7 हर है। 2/11 में क्या है, 2 आपका अंश है और 11 क्या है आपका हर है। भिन्न के प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी से हम भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न, जिसके नीचे कोई नंबर को हम 10 से 100 से जैसे आगे बढ़ते आते हैं तो इस तरह से डिवाइड हो रहा हो तो वो कौन सा भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है। उचित या सम भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसको क्या कहते हैं, उचित या सम भिन्न। जैसे यहाँ पर 3 4 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो इसको क्या कहते हैं, उचित या सम भिन्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुचित या विषम भिन्न, जिनका अंश हर से बड़ा होता है वो क्या होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5 बटे अगर मैं 9 लिख दूं तो ये तो क्या है, सम भिन्न है। अगर 9 बटे मैं अगर 5 लिख दूं ये क्या हो गया आपका, विषम भिन्न हो गया। तो ये क्या है, विषम भिन्न। ठीक है, तो इसको देखेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न, जैसे आपका अनुचित भिन्न आता है तो उसको आप क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न करके लिखते हैं। जैसे आपका है 5/4, इसको क्या लिख देंगे, 4 एकम 4 लिखेंगे और कितना बचा, 1 बचा और 4 को नीचे लिख देंगे। ये क्या लिख दिया आपने, मिश्र भिन्न लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, जैसे ये दे रखा है 1/5, 2/3, 5/8 और 3/4 को अवरोही क्रम में लिखो। तो कोई लोग तो इसे डिवाइड करके लिख देते हैं कि जो छोटा आएगा उसे हम पहचान लेंगे डिवाइड करके सीधा सीधा, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा गलत पड़ जाता है और पेपर में आपको नंबर कट सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इसका निकालना पड़ता है लासा। जैसे आपने 5 3 8 और 4 का क्या निकाल लिया, लासा निकाल लिया। इसके बाद वो आ गया आपका 120 और 120 से सब जो नंबर दिए हैं तो उनमें सब आप में गुणा कर देंगे। तो जो नंबर बड़ा आएगा वो बड़ा होगा और जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ 1/5 की जगह 24 आ जाए, 2/3 की जगह 80 आ जाए और 5/8 की जगह 75 आ जाए और 3/4 को गुणा करके ये आए 90। तो इसमें दिख रहा है ना कि 24 छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा 75, उससे बड़ा 80, उससे बड़ा 90। और अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़े से छोटा लिखना है। तो 90 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/4 और 80 की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 और 75 की जगह क्या लिखेंगे, 5/8 और 24 की जगह क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, भिन्न को जोड़ा कैसे जाए, गुणा कैसे किया जाए, भाग कैसे किया जाए या घटाया कैसे जाए, तो हम ये यहाँ सीखेंगे। जैसे जब हमारे हर समान हो, हर समान मतलब जो नीचे का जो नंबर दे रखा है भिन्न का वो अगर समान होता है तो हम कैसे करते हैं उन्हें, जब हर समान होता है तो हम जो अंश होता है उसको अंश जोड़ देते हैं और हर को नीचे लिख देते हैं। जैसे कि हमने 1 और 2 को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 3 आ गया और नीचे क्या लिख दिया हमने, 4, तो क्या आ गया, 3/4। और आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 5/4 प्लस माइनस 3/4, तो बीच में अब प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/4 माइनस 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे हर आपका समान है जी, तो नीचे क्या लिख देंगे 4 और ऊपर क्या लिख देंगे 5 में से अंश को उठा लेंगे सीधे सीधे। तो क्या लिख देंगे, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2, तो 2/4 और 2/4 को भी हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हर असमान होता है तो हम पहले उसका निकालते हैं लासा। हर उसको जो हमारा लासा निकला है उस नंबर के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 और 5, 1/4 और 1/5, तो 4 और 5 का लासा क्या आया, 20 आया। तो हम 4 को 20 बनाने की क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 5 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5/20। और ऐसे ही 1/5 में भी क्या करेंगे, 20 बनाने के लिए तो 4 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि दो नंबर सेम रहे वरना बदल जाएगा। तो ये आएगा 4/20।
तो 4/20 आ गया और 5/20 आ गया। तो अब हर हमारे समान हो गए, तो अंश से अंश को जोड़ देंगे और हर को नीचे लिख देंगे। तो 5 + 4 9 और बटे 20, तो ये कितना आ गया 9/20 आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को कैसे समझेंगे? तो इसे जो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में करके जब इसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे आगे क्वेश्चन बचे हैं उनको करते हैं। जैसे अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? तो भिन्नों का गुणा करने के लिए सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। जैसे कि अंश को अंश से कर देते हैं गुणा और हर को हर से कर देते हैं। जैसे 3/5 का गुणा 2/6 में करते हैं, तो ये ऊपर 3 दूनी 6 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम भिन्न को भाग देते हैं दूसरी भिन्न से, तो कैसे देते हैं? जैसे एक 5/6 है, इसको भाग देते हैं 3/2 से। 3/2 से तो क्या आता है, हम इसको इस वाले जो नंबर है ना ये वाला, इसको हम अपोजिट करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं 5/6 5/6 गुणा का साइन लगाएंगे और उल्टा कर देंगे, तो 2 ऊपर है और 3 नीचे हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10/18। जी, आगे बढ़ते हैं। भिन्न 5/8 में से 1/2 को भाग दीजिए। तो जैसे 5/8 को 1/2 से भाग देना है, तो जो पीछे वाला जो नंबर है उसको उससे पहले गुणा की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसको नंबर जो पीछे वाला है उसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे बिल्कुल। तो 2/1 आ जाएगा। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे, कितना 5 का 2 से करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, और 8 का 1 से करेंगे तो 8 आएगा। तो उत्तर क्या आ गया आपका 10/8, जो कि अभी अनुचित भिन्न है। ठीक है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 1/2/4 2/8 ऐसे आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1/4। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 1/2 मीटर की लंबी एक रस्सी में से 1/2 मीटर के टुकड़े किए जा रहे हैं, तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 1/2 के कितने टुकड़े होंगे, उससे वो पता करना है। तो 10 1/2 की रस्सी है, तो पहले तो इस जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको अनुचित भिन्न में करेंगे या विषम भिन्न में करेंगे। तो पहले टुकड़ों की संख्या निकालेंगे। 10 1/2 को उसमें किया विषम भिन्न में और भाग दे दिया, तो 21/2 आया। 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 और 1 21 21/2, और ये आ जाएगा 2 2 1 2 और 1 3, तो 3/2। अब इसमें क्या करेंगे कि जो पीछे वाला नंबर है उसको उल्टा कर देंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो लगाएंगे तो 21/2 इंटू 2/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 21/3, जो कि आपका कितना आ जाएगा 7 टुकड़े आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रोमन अंक की तरफ। ये एग्जाम में काफ़ी कम आता है, इसलिए जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। 1 को दर्शाने के लिए आई, 2 को दर्शाने के लिए 2 बार आई, 3 को दर्शाने के लिए 3 बार आई, 4 को दर्शाने के लिए v से पहले 1 बार आई, 5 को दर्शाने के लिए v, 6 को दर्शाने के लिए v के आगे आए, 7 को दर्शाने के लिए v के आगे 2 बार आई, 8 को दर्शाने के लिए v के आगे 3 बार आई, 9 को दर्शाने के लिए x से पहले आई और 10 को दर्शाने के लिए x, 50 को दर्शाने के लिए l, 100 को दर्शाने के लिए c, 500 को दर्शाने के लिए d और 1000 को दर्शाने के लिए m। v, l और d केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। i, x, c और m ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार अगर i लिखेंगे उसका मतलब क्या है 3 बार x लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है 30, और 3 बार c लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है 300। यदि बड़े संकेत की बाईं ओर अगर छोटा संकेत लिखा जाए तो वो संख्या घट जाती है, जितना कि छोटा संकेत होता है उतनी ही घट जाती है। जैसे मैंने लिख दिया x, अगर इससे पहले मैं i लिखता हूँ तो इसका मतलब है
10 माइनस 9, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 बराबर 9। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी बड़े संकेत की दाईं ओर अगर छोटा संकेत लिखा हो तो वो उसमें जुड़कर आता है, वो संख्या उतनी ही बढ़ जाएगी जितना छोटा की संकेत होगा। जैसे v के आगे अगर हम i लिखते हैं तो इसका मतलब 5 + 1 बराबर 6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी रोमन संकेत के ऊपर बार लगा हो या रेखा लगी हो तो वो उसका मान 1000 गुना कर देते हैं। जैसे v के ऊपर बार है तो 5 का गुणा 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। x के ऊपर बार लगाए तो 10, x का मतलब 10, अगर बार लगाए तो 1000 से और गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। l का मतलब 50, 50 के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब 1000 से गुणा हो जाएगा तो 50 × 1000, 50,000। आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न का विस्तृत रूप, ये आपको बताया था दशमलव भिन्न कौन सी होती है जिसके हर की जगह हर होते हैं, वो 10 होंगे या 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ऐसे ही होगा। अब उदाहरण दे रखा है 30 + 4 + 3 दसवां + 8 सौ को वहाँ को दशमलव में बदलिए। 30 + 4 + 3 दसवां + 8 सौवां। ठीक है, तो इस 3 दसवें का मतलब 3/10 और 8 सौवां का मतलब 8/100। तो 3 और 4 34 प्लस 3/10 का आएगा 0.3 और 8 सौवां का मतलब आएगा 8/100 बराबर 0.08। इसको जोड़ेंगे तो 34.38 आएगा। 8.756 को विस्तृत रूप में लिखिए। 8.576 को 8 तो अलग हो गया पूर्ण संख्या, फिर 0.7 प्लस 0.05 और 0.006, तो ये आया। तो ये 7 को अगर पूर्ण उसमें करेंगे, भिन्न में करेंगे तो ये आएगा 7/10 और वो 0.05 आएगा 5/100 और 0.005 आएगा 6/100। अब इसको देखते हैं। 6.01 को विस्तृत रूप में लिखिए। 6.01 बराबर होगा 6 पूर्ण संख्या है, उसको अलग रखेंगे। 0.0 है तो इसका तो कुछ होना नहीं है। इसके बाद 0.01 इसको लिखेंगे 1/100, तो 6 + 1/100। एक पुस्तक का भार 250 ग्राम है तो ऐसी 70 पुस्तकों का वजन कितना होगा। इसमें 250 ग्राम को कितना लिखेंगे, 1 किलो के लिए हम एक लिखते हैं तो 250 ग्राम के लिए कितना लिखेंगे 0.250। गुणा करेंगे 70 से, जैसे आप गुणा करते हैं उसी तरह गुणा करना है, लेकिन जो दशमलव है उसमें सीधे हाथ से देखेंगे 3 अंक के बाद लगाए तो इसमें भी जो उत्तर आया है उसमें भी 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार पुस्तकों का कुल वजन आएगा 4 किलो 250 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 8 किलो 200 ग्राम वजन है। यदि इस थैले में 3 किलो 700 ग्राम वजन निकाल लिया जाए तो थैले में वजन ज्ञात कीजिए। 8 किलो 200 ग्राम को क्या लिखेंगे 8.200 और 3 किलो 700 ग्राम को क्या लिखेंगे 3.700। माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 4.500, क्योंकि दशमलव ऊपर दोनों संख्याओं में कहाँ लगा हुआ है, जो सीधे हाथ से देखेंगे 3 अंक के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका थैले का वजन कितना है 4 किलो 500 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 2.5 किलो आलू और एक थैले में 1.5 किलो प्याज तथा 600 ग्राम टमाटर है। थैले का वजन ज्ञात कीजिए। तो जो आलू का वजन है, जो थैले का प्याज में और जो टमाटर है वही कुल वजन है, तो इनको सबको जोड़ देंगे तो आलू को लिखेंगे 2.500 और प्याज को 1.500 और टमाटर को
600, तो ये कितना आएगा 4.600। ठीक है, तो थैले का वजन आ गया 4 किलो 600 ग्राम। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक। अपवर्तक का अर्थ है फैक्टर। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसके अपवर्तक क्या होंगे। जैसे हमारे पास 24 है, तो 24 को मैं किस किस से भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 12 से जा सकता है और 24 से जा सकता है और 1 से जा सकता है। तो ये इसके क्या है, फैक्टर हैं, अपवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं, समापवर्तक। समापवर्तक का अर्थ है जिसके मल्टीपल हों। जैसे 2 का पारा पढ़ दें, 2, 4, 6, 8, 10। जैसे 3 का पढ़ दें, 3, 6, 9, 12। इसका मतलब मल्टीपल। और 2 और 3 का समापवर्त दोनों का मिला के जो आएगा, जैसे 2, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो 6, 12, 18 इस तरह से जो आएंगे वो क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक। जैसे आपके पास 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, उनको जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर देती है, उसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एक आपके पास है 16, एक आपके पास है 20। इनको जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर देगी वो क्या है, 4। तो 4 क्या है आपका महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजक x² - 4 तथा x⁴ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। x²-4 के फैक्टर करेंगे a² - b² के फॉर्मूले से, a + b a - b, तो ऐसे आएगा x-2 और x+2। x⁴ के फैक्टर करेंगे तो आएगा x² - 4 और x² + 4। x² - 4 के और भी फैक्टर होंगे तो x-2 और x+2, और ये हो जाएगा x² - के फैक्टर हुए x-2, x+2 और x² + 4। ठीक है, तो इनका मासा क्या होगा, x-2 और x+2, x² - 4। ठीक, यही सबसे बड़ा है जिससे हम पूरे नंबर में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अपवर्त। जैसे मल्टीपल होते हैं ना 3 के, 4 के, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, ऐसे ही 4 का मल्टीपल 4, 6, 4, 16। ठीक है, 8। ये मल्टीपल्स होते हैं इनके। अब कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। समापवर्त, वह व्यंजक 2 से अधिक पूरा पूरा विभाजक हो जाता है। कॉमन मल्टीपल जैसे 2 का और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। लघुत्तम समापवर्त, जैसे 2 का अपवर्त क्या है, 2, 4, 6, ये क्या है मल्टीपल्स हैं। 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12 और 2 तथा 3 का समापवर्त 6 तथा 12 है, क्योंकि ये 6 2 के में भी आएगा और 3 के में भी आएगा, और 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 6, क्योंकि लघुत्तम पूजा तो पहला ही जो नंबर आएगा जिसको 2 डिवाइड कर देंगे नंबर। महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधि होती हैं, एक भाग विधि से और एक फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। जैसे इसमें क्या करते हैं, 15, 30 और 40 का पहले मासा ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 30 को भाग देंगे 15 से, और अगर पूरा पूरा चला गया तो इसका मतलब 15 हमारा मासा है। अगर अंतिम अब जो 15 आया है उससे क्या करेंगे, हम 40 को भाग देंगे। अगर 40 में भाग चला जाता है तो 15 आता है मासा। अगर नहीं जा रहा है तो जो शेष वाला जैसे 10 आया है इसमें, तो अब 15 को 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे कितना बचेगा, 5, और 5 से 10 को देंगे 2 बार, तो 5 का है हमारा मासा है, जो कि अंतिम भाजक है। आगे चलेंगे, x²
माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 16 को डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 से। तो एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका गुणा एक्स माइनस 2 में करें तो ये एक्स की पावर 4 हो जाए। तो क्या करेंगे कि एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स क्यूब क्या आएगा, एक्स की पावर 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 का एक्स क्यूब से तो माइनस 2 एक्स क्यूब। अब साइन चेंज करके इनको काट देंगे जो एक जैसे हैं, और फिर जो बचेगा उसे नीचे उतार लेंगे। अब आएगा 2x स्क्वायर माइनस 16, तो 2x स्क्वायर माइनस 16 को डिवाइड करने के लिए 2x जो हमारा पहला टर्म होता है x का, उसे हम एक जैसा करके चलते हैं। तो इसको एक जैसा करने के लिए x स्क्वायर से 2x स्क्वायर से वो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब ये 2x क्यूब और 2x क्यूब एक जैसे हैं तो ये कटे आएंगे, तो बचा क्या 4x स्क्वायर माइनस 16। आगे बढ़ेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16, अब x माइनस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4x स्क्वायर आए, तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x, तो अब ये 4x स्क्वायर आ गए तो इससे ये कट आएगा, तो बचा कितना 8x माइनस 16। अब आगे बढ़ेंगे 8x माइनस 16 को डिवाइड करने के लिए x से तो 8 टाइम्स करेंगे तो ये भी कट आएगा और ये भी कट आएगा, तो आएगा कितना 0। तो इसको एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 7/3 14/15 21/10 का मासा ज्ञात करना है। तो 7/3, तो इनमें जो ऊपर वाले उन अंशों का हम मासा निकाल लेंगे और नीचे वालों का लसा निकाल लेंगे। तो ऊपर वालों का कितना आएगा 7, 14 और 21, इसमें 7 आएगा क्योंकि 7 से सब में भाग जाएगा और 7 सबसे छोटा है इन तीनों नंबर्स में। और हरों का लासा निकालने के लिए क्या करेंगे 3, 15 और 10 का लासा आएगा 30। इससे लस आ गया हमारा 30। अब क्या करेंगे, जो हमारा हमसे पूछा क्या गया था इसमें मासा ज्ञात करना था, तो मासा कितना होगा, मासा होगा आपका 7/30। ये आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं गुणनखंड विधि से 15, 40, 30 का मासा ज्ञात करना है। तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 के होंगे 3 और 5, 40 के कितने होंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 40, और 30 के होंगे 2, 3, 6 इंटू 5 करेंगे 30। मासा कितना हो गया, जो सब में कॉमन है, सब में क्या कॉमन है 5, 5, 5, तो मासा कितना आ गया 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x की पावर 4 माइनस 16 का मासा ज्ञात करें। तो x माइनस 2 के फैक्टर होंगे x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के होंगे x माइनस 2 और x प्लस 2, और x की पावर 4 माइनस 16 की होंगे x माइनस 2, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4। तो इन सब में क्या कॉमन है, x माइनस 2 सब में कॉमन है, जैसे ये यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे, तो मासा कितना आ गया x माइनस 2। आगे बढ़ते हैं अब लासा निकालने की प्रमुख विधि भाग विधि से। जैसे 15, 30, 40 का लासा ज्ञात करना है तो हम पहले इसमें क्या करते हैं छोटे से छोटे नंबर से पहले भाग देते हैं, फिर जब नहीं जाता तब बड़े से देते हैं। इसमें लेकिन उल्टा कर दिया है,
इसका लासा निकाल लेंगे 15, 30 और 40 का। तो 2 से भाग देंगे, ये आएगा 15, ये आएगा 15 और ये 20। फिर देंगे भाग 2 से, ये 15, ये 15 और ये 10। 2 से देंगे, ये आएगा 15, ये 15, ये 5। अब 3 से देंगे तो ये 5 बचेगा और फिर आ जाएगा कितना आपका लस आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का गुणा करेंगे 3 से और फिर करेंगे 5 से। 15 × 8 कितना आएगा 120। गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे 15, 30 और 40 का निकालना है तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 × 5। 30 के कितने होंगे 2 × 3 × 5। 40 के कितने होंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो जो पहले जो सब में कॉमन है उसको कर लेंगे। सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है एक तो 5 सब में कॉमन है और इस 5 अब बचा क्या 2 सब में कॉमन है नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी जिसकी सब में उसको लिख लेंगे। 2 की पावर 3 40 में सबसे ज़्यादा है और 3 की पावर हाईएस्ट किस में 1 ही है ये, तो इसको भी लिख लेंगे। तो 8 × 15 कितना आ गया 120 आ गया। आगे बढ़ते हैं। मसत और लसम में संबंध क्या होता है। लस का और मस का गुणा करें तो दोनों नंबर हमें मिल जाते हैं जिनका गुणा किया गया है। ठीक है, जैसे दो संख्या 54 और 42 का लस पर 378 तो मसपा के ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल होगा उसको लसपा से भाग देंगे। तो 54 × 42 को भाग देंगे 378 से, जो आएगा आपका मसा 6 से 2 नंबर 1 और 2 के अनुपात में और मसा कितना है 8। तो लसा ज्ञात कीजिए। तो 1 × 2 × 8 ये कितना हो गया 16। यह दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:2 है तथा लसा पर 8 है तो मसा ज्ञात कीजिए। 8 को जैसे 1 × 2 से भाग कर देंगे। 5 घंटियाँ 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो वे पुनः कितनी देर बाद बजेंगी। तो इसमें क्या करते हैं ये जो सभी नंबर दिए गए इनका हम लसा पर ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो जैसे 6, 8, 12 और 45 का लसा आएगा 360 सेकंड। 360 सेकंड मतलब 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिशत की तरफ। प्रतिशत होता क्या है, जैसे भिन्न भिन्न तो आप नहीं पढ़ा है, अंश और हर, तो उसमें जो हर होता है तो अगर वो 100 हो तो उसे क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 5/100। ठीक है, तो यहाँ के ये कितना हो गया 5% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जैसे आपका 3/4 है तो 3/4 में आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपका भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। 3/4 को गुणा किया तो 4 से काटेंगे 100 को कितने बार जाएगा 25 बार। 25 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 3 × 25, यह आ जाएगा आपका 75। तो ये कितना हो गया 75%। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे आपको लिखा है 15%। 15% को क्या लिखेंगे 15 और इसको बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। उसमें गुणा कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे भाग, बिल्कुल उल्टा करते हैं। तो जैसे 15/100, अब इनको काट देंगे 5 से, ये कितने बार जाएगा 3 बार और ये जाएगा 5 से 20 बार। तो ये कितना आएगा 3/20।
ऐसे 20 को बदलेंगे तो 20/100, 20/100 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 40 को करेंगे तो 40/100, तो 20 से काटेंगे इसे 2 बार, इसे काटेंगे 5 बार, तो ये कितना आएगा 2/5। ठीक है, ये भिन्न कितनी आ गई 2/5। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। पहले तो हम उसे भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को फिर दशमलव में बदलेंगे तो वो क्या आएगी, दशमलव भिन्न आ जाएगी। जैसे 55% दिया है तो 55/100 करेंगे, तो ये करेंगे तो आगे जो पूरा पॉइंट में निकालेंगे वैल्यू तो क्या आएगा 0.55। ठीक है, तो ये आपका दशमलव परसेंट को क्या हो गया, दशमलव भिन्न में हमने बदल दिया। आगे चलते हैं, श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 400 रहा तो श्रुति को कितने अंक मिले। अब हमें परसेंटेज दिया है, अब परसेंटेज दिया है तो इससे हमें क्या पता करना है, अंक पता करने हैं। परसेंट को पहले भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा 65/100, क्या आएगा 65/100, और उसमें किसका गुणा करेंगे 400 का। 400 से कितने बार, ये 100 से 4 बार कट जाएगा, तो 65 चौके 260, तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या 8000 है तो इसमें बच्चों की संख्या 30% है, तो गांव में कुल कितने बच्चे होंगे। तो जो परसेंट दिया है पहले उसको भिन्न बदलेंगे और 8000 से गुणा कर देंगे। तो भिन्न को, तो पहले प्रतिशत को भिन्न बदला तो 30/100 गुणा 8000। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा 80 बार। ठीक है, तो 80 का गुणा 30 से करेंगे तो ये कितना आएगा 2400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाभ और हानि। लाभ और हानि होती क्या है, इसे कैसे समझा जाए। जिस मूल्य पर आप कोई सामान खरीदते हो वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप सामान बेचते हो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। जैसे आपने कोई साइकिल खरीदी, इसमें दिया है 2500 रुपये में साइकिल खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये। अगर विक्रय मूल्य, जैसे आपने वही साइकिल 3000 बेच दी तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 3000। अब इसमें आपको लाभ हुआ क्या हानि हुई, जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा हो तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और अगर आपका विक्रय मूल्य कम हो तो आपको क्या होगी, हानि होगी। आगे बढ़ते हैं, अपरिव्यय, जैसे आप कोई सामान लेके आ रहे हो, उसके ले जाने लाने में जो भी और कोई भी खर्चे होते हैं तो वो उसको जोड़ देते हैं, तो वो पूरा क्रय मूल्य में ही जोड़ता है। ठीक है, जैसे एक व्यापारी द्वारा 20 साइकिल को दिल्ली से खरीद कर आगरा लाने में 500 पार्सल का किराया लगा, तो उसका 500 रुपये वो उसका उसमें जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में। जो अपरिव्यय होता है वो क्रय मूल्य में जुड़ता है। अब लाभ क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो वस्तु पर लाभ होगा। ये आपको अभी अभी बताया था। एसपी अगर सीपी से बड़ा होगा तो वहाँ आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ निकालेंगे कैसे, लाभ निकालेंगे हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो वो क्या आएगा, लाभ आएगा। जैसे आपने एक पेन खरीदा 10 रुपये का और वो बेच दिया 15 रुपये का। ठीक है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो आपको लाभ कितना हुआ 5। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे आप प्रतिशत निकालते हैं उसी तरह से लाभ प्रतिशत भी निकलता है। तो जैसे लाभ कितना हुआ आपको 5, लेके कितने से आए थे पेन को आप 10 रुपये का। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 का, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 10 से काटेंगे ये 10 बार, तो आपको लाभ कितना हो गया 50% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो वहां आपको क्या होगा, हानि होगी। एसपी सीपी से अगर छोटा होगा तो वहां आपको हानि होगी, और अगर एसपी सीपी के बराबर होता है तो ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या आएगा, हानि। ठीक है, और हानि का, जैसे आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपए का और बेच दिया उसे 5 रुपए का। ठीक है, तो आपको 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, हानि हो गई। और हानि प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, 5 को भाग करेंगे क्रय मूल्य से। जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होता है तो नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, जो हमारा दिया गया है 10 रुपये। इसको गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि ये 5/10 क्या है, ये भिन्न है। अभी इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा किया है, इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा 10। तो हानि कितनी हो गई 50% की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि राम ने एक गाय 15,000 में खरीद कर 14,050 में बेची तो राम को हाँ कितने की हानि हुई, और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य में से हम क्या, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें हानि हुई है सीधा सीधा। तो हम क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, तो ये आएगा 15,000 माइनस 14,050।
जो कि आएगा आपका 0, ये 5, ये 950। तो 950 को हम 1415,000 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा हानि, और गुणा करेंगे 100 से तो कितना आएगा 19/3%। आगे बढ़ते हैं। बट्टा, किसी भी जैसे आप सामान लेके आते हो, जो उस पर छपा रहता है ना मूल्य, तो उस पर अगर आपको कोई छूट मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक टीवी था, टीवी शोरूम में रखे रहते हैं, उन पे वो प्राइस टैग लगे रहते हैं ना, तो उस पर लगा था 8,000 का, और उस पर उसने दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें 10% की छूट दूंगा। तो वो टीवी का वास्तविक मूल्य हमें पता करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अंकित मूल्य कितना था 8,000, उससे बट्टा कितना देगी 10%। तो या फिर आप 10% निकाल लो, उसे माइनस कर दो 8,000 में से, या फिर आप 90% निकाल लो, तो वही आपका वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य निकाली, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो अंकित मूल्य कितने 8,000, 8,000 में 8,000 का 10%, 8,000 का 10% कितना होगा, जैसे 10/100 गुणा 8,000। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा 80 बार, तो ये कितना आ गया 800। अब 800 को 8,000 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 7,200 आ जाएगा। कितना आएगा 7,200। ठीक है, तो ये आपका क्या है वास्तविक मूल्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालने की सीधा सीधा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1,000, तो एक को भाग देंगे 1,000 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 को 1,000 से भाग दिया और 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 0.1%। और एक और क्वेश्चन है 1 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 1/60 करेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, तो 60 से काटेंगे इसे, तो 0 से 0 काट दी, 10 को काटेंगे 2 से 5 बार, इसे काटेंगे 3 बार, तो ये कितना हो गया 5/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2/3%। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत कीमत पर बेचता है तो उसे लाभ का कितना प्रतिशत होगा। तो जैसे 320 आम का क्रय मूल्य 320 आम का विक्रय मूल्य 400, तो लाभ कितना हो गया आपको 400 माइनस 320 कितना 80, और लाभ प्रतिशत कितना होगा 80 का भाग देंगे 320 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे ये 4 बार जाएगा, और 4 से 100 को काटेंगे ये कितना आएगा 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका बार ग्राफ आ गया है। ठीक है, अब निम्नलिखित के अनुसार क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज मतलब एक्स एक्सिस के बराबर पर दूरी छोड़ते हुए बराबर चौड़ाई के 5 दंड बनाइए। 5 बार बनाने और 5 दंडों की ऊंचाई निकाल ली गई, और प्रत्येक दंड क्षैतिज आधार पर संगत वर्ष के ऊपर होना चाहिए, चिन्हित संगत वर्ष के। तो इसमें देखिए पैमाना लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर इन्होंने 10 करोड़ के बराबर माना है, तो ऋण 10 करोड़ में, तो जैसे 2012 2013 2014 2015 2016, तो इस तरह से लिखेंगे। अब बराबर इनमें दूरी छोड़नी है, जैसे पहला कितने का ऋण कितना हो गया 2 करोड़, अगले में कितना है 2.5 करोड़, अगले में ये 2 करोड़, ये 2.5 करोड़, ये 3 करोड़, और ये 4.5 करोड़, और ये 6 करोड़, उसके ऊंचाई के हिसाब से इसे बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें पाई ग्राफ बनाना पड़ेगा। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। रविवार के दिन एक बेकरी की दुकान है, उस पर कितनी कितनी वस्तु बिकी है। ठीक है, ब्रेड कितनी बिकी 320, बिस्किट कितने बिके 120, नमकीन 160, पेस्ट्री 80 और अन्य 40। तो इसे केंद्रीय कोण बनाकर पता करके हमें पाई चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो केंद्रीय कोण पता करेंगे। केंद्रीय कोण कैसे पता करेंगे, जो इसकी जैसे ब्रेड की वैल्यू है 320, तो 320 बटे जो भी इनका पूरे का टोटल आएगा उसे डिवाइड करेंगे उससे, और 360 से गुणा कर देंगे, उससे केंद्रीय कोण आ जाएगा। जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड कितनी है 320, टोटल उन सब का कितना है 720। ठीक है, तो संपूर्ण का भाग कितना हो गया 320 बटे 720। अब 320 को काटेंगे तो ये 4/9 आएगा, 4/9 का सर्कल कितने का होता है 360 का, तो उसके हिसाब से हमें बनाएंगे तो ये कितना आएगा 160 डिग्री। ऐसे ही हम बिस्किट का बनाएंगे 120, तो 120 कितने में 720 में से, तो ये 1/6 आएगा, 1/6 को 360 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही हम नमकीन को करेंगे, नमकीन में तो नमकीन में 160 है, कितने 720 में से 2/9 है, 2/9 को 360 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। अब पेस्ट्री कितनी है 80, कितने में 720 में से, तो 1/9 आएगा, 1/9 को 360 से गुणा करेंगे ये 40 डिग्री आएगा। अन्य 40 को करेंगे 720 से 1/8 आएगा, 1/8 को 360 से गुणा करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा।
अब ये यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। 160 और 60, 220 और 80, 300 300 और 40, 340 और 20, 360 डिग्री। ये आपका 360 डिग्री आना चाहिए सबको मिला के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके हिसाब से आप एक गोला बनाएंगे। उस गोले में जो डी होता है उसकी सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से, इसमें आप एंगल नाप कर उसमें डिग्री के साथ जो भी आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे मीठा बिस्कुट 60 डिग्री था, नमकीन बिस्कुट 60 डिग्री, पेस्ट्री 40 डिग्री, अन्य 20 डिग्री था और ब्रेड हमारी 160 डिग्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सजाती व्यंजक वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के चर होते हैं। चर मतलब जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह, 2 रख दें, 1 रख दें, 5 रख दें, कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने चर होंगे, एक ही चर होगा। विजातीय व्यंजक वे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा चर होते हैं, ठीक है, अलग अलग चर होते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो वो क्या है, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें x भी है और y भी है, तो ये क्या है, विजातीय व्यंजक। अब व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अगर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, एक्स में नहीं जुड़ेगा, या एक्स वाई में नहीं जुड़ेगा। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई में जुड़ेगा या घटेगा, जो भी है उसी से होगा। ये नहीं कि आप जेड में जोड़ दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के। 3x² या दूसरा 2 टर्म दे रखे हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है। अब यहाँ x² है, इधर x² नहीं है, तो सीधा 3x² को लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब xy इधर है, इधर भी 2xy है, तो 5xy और 2xy 7xy दोनों प्लस में है, इसलिए जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। और ये 7y है, ये -5y है, तो 7y और -5y, तो इसमें से ये घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2y, ये 7xy और ये 3x²। ऐसे ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आगे बढ़ना है। अब इसको देखिए, 4x - y + 5z में से x - y को घटाइए। जब हमें ये वाला टर्म घटाना है तो इसको x - y लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, माइनस पहले लगा लें, तो माइनस घटाने के लिए माइनस लगाते हैं, तो इससे करेंगे माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का y, ठीक है। जैसे इसमें से ये घटाया है, 4x - y + 5z में से x - y को उठाएंगे तो माइनस से ये -x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का y। अब 4x - y, 4x है तो x, ये 4 में से x को घटाएंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये 4 - 1 बचेगा, या फिर आप घटा के सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 3x बचेगा। 4x में से x को उठाएंगे, कितना बचेगा, 3x, और y में से y घटाएंगे तो कितना बचा, 0, और 5z है तो 5z को ऐसा कैसा ही लिख लेंगे और यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं। कोण होते क्या है, जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, जरूरी नहीं है प्रतिच्छेद भी करें, मिलती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक कोण बनता है। जैसे एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा कितनी झुकी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को किससे दर्शाते हैं, ये जो संकेत है इससे दर्शाते हैं। अब ये आपकी ये दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों के बीच में ये कितनी झुकी है, ये क्या है, ये एंगल है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, ये साइन है, ठीक है। तो इस एंगल को कहते क्या है, पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये सी है, सी से स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो, और जो एंगल बीच में बनना है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, या फिर आप लिख लो BOC, या फिर एंगल लिख लो COB, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो जहाँ पे जो एंगल बनना है, जहाँ पे जो कट करके जो पॉइंट लिखा है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, O है, तो बीच में दोनों O आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोण के प्रकार। कोण के पहला न्यून कोण मतलब 90 से कम, जो भी कोण हो 90 से कम हो वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। 90 से कम, 90 से कम बनेगा एंगल तो वो क्या होगा, न्यून कोण, ठीक है। समकोण, जो 90 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे ये 90 के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण, जो कोण हमारे 90 से कम, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, जैसे कि 120, 130, 140, 180 से कम होने चाहिए और 90 से ज़्यादा होने चाहिए, तो क्या है, अधिक कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर 120 दे रखा है और ये 150 है, ये दोनों 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो इनको पढ़ेंगे कैसे, एंगल ABC, या फिर एंगल CBA, या फिर एंगल इसको दूसरे वाले को पढ़ेंगे MNO, या फिर इसे पढ़ेंगे ONM। जैसे एक बार आप मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे एंगल ABC
कितना है 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को लिख लेंगे। ये एंगल कितना है, एंगल ONM ये कितना है 150 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। सरल कोण क्या होता है, जैसे आपने सरल रेखा पढ़ी ना, तो वो कितनी होती है, सीधी होती है, तो उसका क्या होता है 180 डिग्री होता है, सीधी होती है। तो सरल कोण भी कितना होगा 180 होगा। ठीक, कितनी वैल्यू होगी सरल कोण की 180 डिग्री, सीधा बिल्कुल। जैसे प्रोटेक्टर से रख के भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सीधी रेखा है और इसका आंसर 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती या वृत्त कोण, जो कोण 360 से कम हो और 180 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। ये कभी कभी आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, जैसे 190 और 250 ये क्या है आपके वृत्त कोण है, जो 180 से ऊपर है और 360 से कम है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दे रखा है ना डायग्राम, तो एंगल AOB या एंगल BOA भी लिख सकते हैं। ये कितना है 190 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा है एंगल AOB या एंगल ABO, ये कितना है 250 डिग्री। इसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। संपूर्ण कोण, जिस कोण का माप 360 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। यही क्या हो जाता है, शून्य कोण भी कहते हैं कभी कभी इसे, क्योंकि ये 360 भी क्या होता है, ये जीरो ही होता है। ठीक है, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, जैसे आपने ये एक सीधी लाइन खींची, आपने एक इस पर तिरछी लाइन खींच दी, तो ये AO ये B है और ये यहाँ पे C है, ये एंगल दे रखा है, तो इसका आसन्न कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, दूसरा वाला। ठीक है, जो उससे चिपका होगा, उसके बगल में होगा, उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, और उनकी एक ही क्या होगा, शीर्ष होगा, और भुजा भी एक ही होंगी उसमें। ठीक है, एक भुजा कॉमन होगी। ठीक है, शीर्ष मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे इसको नीचे दिखाते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन को ये काट देती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, शीर्ष मुख कोण है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल भी इसके एंगल के बराबर होगा। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे एक आपने सीधी लाइन खींची, इस पर ये लाइन तिरछी खींची, तो ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 50 130 डिग्री होगा, और इन दोनों को जोड़ कर कितना आएगा 180 होता है, क्योंकि ये एक नीचे क्या है, सीधी रेखा है। आगे बढ़ते हैं। कोटिपूरक कोण या अनुपूरक कोण, जिनका जोड़ 90 आता है, जो दो एंगल का अगर कोटिपूरक या अनुपूरक है, तो अगर एक तुम्हारा 60 है तो अगला क्या होगा 30 होगा। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ कितना आता है 90 डिग्री आता है, कितना आता है 90 आता है। अगर आपको एक 45 दे दिया तो दूसरा कितना आ जाएगा 45 ही आएगा। अगर आपको एक 10 दे दिया तो दूसरा कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, इनका कितना योग होता है 180 होता है। दो एंगल्स का योग कितना होगा 80 होगा। अगर आपको एक 70 दे दिया तो दूसरा कितना होगा 110 होगा। ठीक है, ये 80 और 110 नहीं होगा, क्योंकि 80 और 110 को करेंगे तो 190 आएगा, जो कि हम गलत होगा। तो इसका कितना है, या फिर आप इसे 70 कर लीजिए, 70 ही होगा ये 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं, उनको एक तिरछी रेखा काटती है, तो जो एंगल बनते हैं उसकी सहायता से हम बहुत जगह एंगल को पता करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये दो तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक जैसे बन रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे 2 और 6 एक जैसे हैं, 7 और 5 एक जैसे हैं, 8 और 4 एक जैसे हैं, 5 और 1 एक जैसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देंगे। जैसे यहाँ 30 रखा तो ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं ना। आप इसको भी देखें तो ये भी इस तरह का ये एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको ऐसा, और ये भी इस तरह से एक बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, ये कौन से होते हैं संगत कोण। आगे बढ़ेंगे। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें 4 और 6 बराबर है, तो 4 और 6 कैसे बराबर है, ये किस आकृति में बनेंगे, ये जेड की आकृति में बनते हैं और ये बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये 5 एंगल 5 है और ये एंगल 3 है, तो ये दोनों बराबर हैं। ये एंगल 6 और ये एंगल 4, ये भी दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त
वृत्त होता क्या है? वृत्त होता है हमारा सर्कल, ठीक है। जब हम एक बिंदु से बराबर दूरी को नापते हुए उसे मिला देते हैं तो वह क्या बनता है? वृत्त बनता है। जैसे आप एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, इसके चारों तरफ इसी दूरी से बनाते हुए हम एक लाइन खींच दें तो वो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। अब वृत्त में होता क्या, यहाँ से इसकी परिधि की दूरी कितनी होती है? बराबर होती है। जो चारों तरफ गोला बनाया वो क्या कहते हैं? वृत्त परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और जो बीच में जिस पॉइंट से हमने गोला बनाया बराबर दूरी से, तो वो क्या है? केंद्र है, ठीक है। और त्रिज्या, जो केंद्र से परिधि की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे ओपी हमारे यहाँ क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पर व्यास क्या है? व्यास जो त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम व्यास बनाने की कोशिश करें तो ये पी ओ और यहाँ से आगे सीधी एक लाइन जाएगी, उसको क्या कहेंगे? यहाँ से जैसे ये पॉइंट हमने डी मान लिया तो डी ओ पी क्या है? हमारी व्यास है, जो कि त्रिज्या का कितना होता है? डबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या को आर से दिखाया जाता है और व्यास को डी से दिखाया जाता है। त्रिज्या को दिखाएंगे आर से और व्यास को दिखाएंगे डी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है ये ए से बी तक जो है ना, वो एक तो यहाँ से ये आर के बराबर, ये भी आर के बराबर, तो ये कितना हो गया? 2r के बराबर हो गया डी, ठीक है। तो व्यास कितना हो गया? डी बराबर होता है 2r, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि त्रिज्या दी रखी है तो व्यास पता करना, या व्यास दे रखा है त्रिज्या पता करनी है। अगर हमें व्यास पता करना है तो 2 से त्रिज्या का गुणा कर देंगे। अगर आपको आर निकालना है तो डायमीटर को, व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब जो चारों तरफ जो लाइन रेखा बनी है या गोला, तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, जो कि हमारी पाई डी के बराबर होती है। कितनी होती है? पाई डी। डी की जगह यहाँ हम क्या रख रहे हैं? 2r रख दें। 2r आ गया तो ये कितना होगा? 2 पाई r के बराबर हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है या व्यास दे रखा है। अगर व्यास दे रखा है तो उसे आधा करके इसे फॉर्मूले में रख देंगे, या फिर आपको त्रिज्या दे रखी है तो r की जगह जो भी दे रखा है, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और पाई की जगह 22/7 और ये 2 रहेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या पता करना है? परिधि पता करनी है। तो c बराबर 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कटे, ये कितना आ गया वृत्त की परिधि? 44। अगर ये सेंटीमीटर में देखा तो ये भी कितना होगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवा या कॉर्ड, जैसे जो परिधि होती है उस परिधि 2 पॉइंट पे मिल, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट पे मिले परिधि के पे, तो वो क्या होती है? जीवा। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा क्या होती है? जीवा कहलाती है, ठीक है। जैसे ए और बी यहाँ मिल रहे हैं, अगर यहाँ भी ये ऐसे लाइन खींच दूं, ये इस पॉइंट पे मिल रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये भी क्या है? जीवा है। तो 2 सर्कल के पॉइंट पे मिलनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं, जो कि हमारा 2r के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाप, व्यास की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, सॉरी, वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं? उसमें छोटा टुकड़ा अगर आपने निकाली उसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। जैसे ए बी सी एक क्या है? चाप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड, जैसे आपने चाप खींचा ए बी, तो उससे जो आपका सर्कल है, वृत्त है, 2 टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा। जो बड़ा वाला होगा उसके दीर्घवृत्त खंड कहेंगे, और जो छोटा वाला होगा उसे क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या खंड, जब आप 2 त्रिज्या खींच लें, 2 त्रिज्याओं के जो बीच में जो खंड आएगा उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे। इसको क्या नाम देते हैं? ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, ऐसे करके। छेदक रेखा, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, वृत्त बनाया, जो इसको छेद करके जाए तो उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। जैसे पी क्यू नाम देते, तो पी क्यू क्या है? हमारी छेदक रेखा है, जो पॉइंट डी बी और एम पे काट रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छेदक रेखा, ठीक है, ये आपका डायग्राम, जो छेदक रेखा वो छेद करती हुई जाती है, मतलब आर पार जाती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, जो स्पर्श करती जाए वृत्त को, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो यहाँ से ये सर्कल से यहाँ सेंटर से जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है इससे, टेंजेंट पे, कहीं भी कभी भी, ठीक है। तो जो रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये एक पॉइंट पे टच करती है, बस एक पॉइंट पे, थोड़ा सा बस, जैसे यहाँ सी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। ये भी रेखा है, ये सी पॉइंट पे टच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त, वृत्त को आधा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है।
परिमिति, परिमिति मतलब पेरीमीटर। और इसका अर्थ होता है जैसे हमारा कोई भी चित्र बनाओ या फिर 2D का चित्र बनता है तो उसके जैसे आपने वृत्त बना लिया, वृत्त बना लिया आपने, वर्ग बना लिया, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या है, ये परिमिति है, ठीक है। आयत की परिमाप या आयत बनाएंगे तो आयत कैसे बनेगा, ये दो सामने की भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये बराबर होती है, तो चारों भुजाओं के बराबर होता है, ठीक है। जो भी कोई फिगर हो उसकी सब भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो उसका क्या आएगा, परिमिति आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे परिमिति के कुछ सूत्र दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आयत दे रखा है तो ये वाली और ये वाली सब भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, परिमिति आएगी। तो लंबाई कितनी है इसमें, एल को मानते हैं लंबाई और बी को मानते हैं चौड़ाई, तो 2 बार तो लंबाई आई है और 2 बार चौड़ाई आई है, तो लंबाई चौड़ाई को 2 गुना कर दिया है तो क्या आएगी, परिमिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां वर्ग दे रखा है, वर्ग में चारों भुजाएं एक सी होती हैं, तो या फिर जैसे एक दे रखी है तो उसको 4 बार जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर 4 से आप गुणा कर लेंगे तो भी परिमिति एक ही आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4L या 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे समपंचभुज है, ठीक है, जिसकी पांचों भुजा एक जैसी होती है, तो 5 का गुणा उसकी एक भुजा से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका परिमिति आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे समषष्ठभुज है तो 6 भुजा इसकी एक जैसी होंगी, तो 6 से उसके भुजा का गुणा कर देंगे या 6 बार उसकी भुजा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समषष्ठभुज का परिमिति आएगी, ठीक है। त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं को योग करेंगे तो उसकी क्या आएगी, परिमिति आएगी। अब जैसे सर्कल है उसकी परिमिति क्या होगी, 2πr, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी परिमिति कितनी होगी, 2πr के बराबर, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं पाई डी, ठीक है। अगर आपको व्यास दे रखा है तो पाई डी की जगह आप व्यास रखेंगे और आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप 10 को 2 बार जोड़िए, ठीक है, और 5 को 2 बार जोड़िए तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। जैसे ये आयत है तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 और 5 10, 10 20 और ये 10 30, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो ये क्या है, इसको जोड़ेंगे और यूनिट जरूर देखना, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक आपको वर्ग दे रखा है, उसका परिमाप निकालना है, तो वर्ग की हर भुजा बराबर होती है, तो 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा और 10 इधर भी होगा। आप अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, वही आपका क्या है, परिमिति है, ठीक है। या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करें, जो वर्ग का परिमाप है 4 इंटू भुजा करके, तो 4 इंटू 10 करेंगे 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये त्रिभुज बनाया आपने, ठीक है, और यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज का परिमाप आएगा, जो कि 5 और 8 और 12 20 और 5 25 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपको मैंने शायद पहले क्वेश्चन करा दिया है, तो उसमें वृत्त की परिधि दे रखी है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2πr। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 और ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 7 से 7 कट जाए, ये कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर या सेमी, जो भी लिखें। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे और ये पूछ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसको निकालिए, क्या करेंगे एक बार देखते हैं। ये हमारा आयत है, ठीक है, जिसकी ये 10, ये भी साइड 10, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 सेमी, ठीक है। और अगर इसी जगह वर्ग दे रखा हो उसका कैसे निकालेंगे, जैसे वर्ग में क्या करेंगे आप, ये वर्ग बना लिया, ठीक है। तो इसका ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, जब इन आपका गुणा करेंगे तो भुजा गुणा भुजा करेंगे, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर 25 सेमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक जो लास्ट टाइप का आता है उसमें ये आता है कि आपको वो चाप लगा के एंगल बनाना होता है कि जैसे मेरे को 60 बनाना है, 120 बनाना है, 30 बनाना है, 45 बनाना है, तो सब एक ही तरह से बन जाते हैं। क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है, जैसे आपके ने कॉपी पे खींच ली है। अब प्रकार में आधी दूरी नापेंगे, आधी से ज़्यादा नापेंगे, और जो सेंटर का पॉइंट है, तो सेंटर पे ये पॉइंट है ना, तो इससे एक चाप बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उस प्रकार को यहाँ पर रख के एक पहले यहाँ चाप लगाएंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। ये जो एंगल बनाए ये कितना है, 60 डिग्री होगा। ये कितना वो 120 डिग्री होगा। ये पूरा 180 है ही। ठीक है, अभी 60 डिग्री आ गया, 120 आ गया। अब आपको 30 बनाना है, तो 30 के लिए अब 30 कैसे बनेगा, जब आप 0 और 60 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, ये कितना आएगा, 30। ठीक है, तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इस पॉइंट से 0 वाले पॉइंट से, एक 60 वाले पॉइंट से, यहाँ पे और यहाँ पे 8 लगाएंगे, ये कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब आपको 45 बनाना है, तो ये 30 और इन दोनों के बीच में आता है ना 45, 60 के भी और 30 के, तो यहाँ से और यहाँ से चाप लगाएंगे, तो यहाँ और यहाँ बन के कितना आएगा, 45 आएगा। अब आपको 90 बनाना है, तो 90 किस में आता है, 120 और 60 के बीच में 90 आता है, तो 120 से एक यहाँ चाप लगाएंगे और 60 वाले से यहाँ चाप लगाएंगे, तो ये कितना बन गया, 90 बन गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कृपया इस चैनल के कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया और इसमें मेरे को दिक्कत है, मैं एक और वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, और आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज मिले और अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आए। थैंक यू।